आशीष जी हैं। और आशीष जी जो है वो इतिहास जैसे विषय में इन्होंने, जो कि एक बड़ा चैलेंजिंग माना जाता है, और इसमें इन्होंने बहुत अच्छा परफॉर्म किया है और इस बार 53 रैंकिंग की है। तो इतिहास विषय में किस तरीके से लोगों का परसेप्शन बना है कि नहीं, बड़ा कठिन है, इसमें डेट्स याद करने पड़ते हैं, तो और ये मान के लोग चलते हैं कि इसमें राजा और रानियों की कहानियाँ हैं। तो हिस्ट्री को इस परसेप्शन से निकाल करके, और वो जिस तरीके से इन्होंने एक अच्छा रैंक लाया है, ये बहुत बड़ी गौर करने वाली बात है। और ऐसे मैं संदेश देना चाहता हूँ कि इतिहास जो है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, आप उसको फील करिए। इतिहास जो है वो लॉजिकल बेस पे अगर इतिहास को देखा जाए तो वो साइंस है। जो इतिहास में हर एक इवेंट्स की वो साइंस है। जो है हम प्योर साइंस तो नहीं कर सकते हैं, लेकिन लॉजिकल आधार पे अगर हिस्ट्री की अगर हम एनालिसिस करें तो बहुत अच्छा नंबर आ सकता है और उससे आईएएस बना जा सकता है। तो इस धारणा को मजबूती इन्होंने दी है और ये प्रूफ किया है। जबकि इनका जो ग्रेजुएशन में जो सब्जेक्ट इनका रहा था वो इकोनॉमिक्स, तो इकोनॉमिक्स छोड़ करके इन्होंने हिस्ट्री लिया है। तो ये सबसे बड़ी बहुत बड़ा मोटिवेशन का ये है। पहले भी लोग करते रहे हैं और अभी भी लोग कर रहे हैं, भविष्य में भी इतिहास का भविष्य बहुत उज्जवल है। पढ़ने के स्टाइल और अप्रोच में बल चेंज करना होगा। तो स्टाइल और अप्रोच में अगर चेंज जब तक नहीं कीजिएगा और पुराने ढर्रे पे चलते रहिएगा, जबकि यूपीएससी ने पूरे पैटर्न को चेंज कर दिया, तो कैसे पढ़ा जाए, क्या किया जाए, टेक्स्ट बुक को ध्यान में लाया जाए, कैसे क्या किया जाए, इन सब रणनीति के पहलुओं पे आशीष जी इसमें जो है वो और विस्तार से प्रकाश डाल रहे हैं। तो आशीष जी को अब सुनिए कि इतिहास के विषय में वो क्या कह रहे हैं। पहले तो आपका एक बहुत ही नेगेटिव और गलत परसेप्शन हिस्ट्री के बारे में कि दिस इज ओनली अबाउट फैक्ट्स हैं, फिगर्स हैं और किंग्स एंड क्वींस का नाम याद करें, जबकि हिस्ट्री ये नहीं है। हिस्ट्री इज अबाउट कि आपके क्या आइडियोलॉजिकल करंट्स चल रहे हैं, आपके क्या चेंज एंड कंटिन्यूटी क्या रहा है, या सोसाइटी में हो या पॉलिटी में हो या इकोनॉमी में हो। और आपको इसी को मद्देनजर रखते हुए आपको बहुत ही एनालिटिकल अप्रोच होना चाहिए। आपके डेट्स फैक्ट्स आपको बहुत ही लिमिटेड याद करने हैं, एंड आपको दे शुड ओनली बी यूज टू सपोर्ट योर एनालिसिस। मैंने आपकी एनालिसिस में कोई कमी नहीं होनी चाहिए, एंड अकॉर्डिंगली आप जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस हो गया और जो हिस्टोरियंस हो गया उसको लिखोगे तो आपको डेफिनेटली 300 प्लस आने का वेरी हाई चांस है। और हिस्ट्री के साथ भी आईएएस बन सकते हो। और हिस्ट्री की सबसे अच्छी बात है कि आपको बहुत पेपर्स में हेल्प करता है। पहले तो आपका GS 1 का आधा हिस्ट्री से ही हो जाता है, और आपको ऐसे के लिए आपको यूनिक एग्जाम्पल्स मिल जाते हैं। मेरे ऐसे में ऑफन 2-3 पेज होता था हिस्ट्री के एग्जाम्पल्स के, एंशिएंट के एग्जाम्पल हो गए, मिडीवल के एग्जाम्पल हो गए, मॉडर्न हिस्ट्री से कुछ एग्जाम्पल्स दे रहे। तो हिस्ट्री इज़ वेरी हेल्पफुल, एंड इंटरव्यू तक में भी आपको हिस्ट्री पर सवाल पूछे जाएंगे और आपकी अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो तो वहाँ भी उन्हें अपने नॉलेज से इम्प्रेस कर सकते हो। और हिस्ट्री की मेरा मेन स्ट्रैटेजी क्या रहा था कि मैंने हिस्ट्री की मेरी क्या स्ट्रैटेजी रही थी। पहले तो मैंने जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर्स हैं 1990 से लेके ऑलमोस्ट 30 इयर्स के मैंने सारे एनालाइज किए, मैंने सारे सिलेबस टॉपिक्स देखे और मैंने अकॉर्डिंगली बुक्स देखे कि कौन से बुक्स से किए जा सकते हैं। और जो मैंने मेनली आपको बुक्स बताता हूँ कौन कौन रेफर किए। एंशिएंट के लिए आपका इग्नू था और उपिंदर सिंह जी, इनका बेस्ट आपको एनालिसिस मिल जाएगा और प्रॉपर फैक्ट्स मिल जाएंगे। आप आंसर को और अपने एनालिसिस को सब्सटैंशिएट कर पाओ। और मिडीवल के लिए मैंने काफ़ी किया था, मिडीवल के लिए इग्नू किया मैंने और आपके सतीश चंद्र किए, और इससे आपका काफ़ी कवर हो जाता है मिडीवल का। और मॉडर्न के लिए मैंने BL ग्रोवर किया 1857 के पहले वाले पार्ट के लिए, और 1857 के बाद के लिए मैंने शेखर बंदोपाध्याय किया, जिसमें भी आपको बहुत ही हिस्टोरियन के ओपिनियंस मिल जाएंगे और आप अच्छे से आपके एनालिसिस दे पाओगे। और वर्ल्ड में मैंने एक एल मुखर्जी नाम की किताब आती है वो पढ़ी थी, ये वर्ल्ड वॉर 1 के पहले तक के लिए। और उसके बाद मैंने नॉर्मन लो रेफर किया था। और वर्ल्ड इंटरनेट मैंने काफ़ी यूज़ किया है, क्योंकि
कुछ टॉपिक हो गए जैसे सिमोन बोलीवार हो गए, ऐसे काफ़ी टॉपिक्स आपको कोई भी किताब में नहीं मिलेंगी, ये आपको इंटरनेट पे देखना ही पड़ेगा। और इस बार मैंने एक और चीज़ क्या कोशिश की थी कि हिस्ट्री को क्या माना जाता है कि बच्चे क्या बोलते हैं कि यार किसी बहुत पहले किसी ने कुछ कर दिया उसका क्या, हम उसके बारे में क्यों पढ़े, कंटेम्प्रेरी कोई रेलेवेंस है ही नहीं, जबकि ऐसा बात है हिस्ट्री बहुत ही रेलेवेंट है और आपको आंसर में यही दिखाना है। जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जैसे मैं घर पे एक क्वेश्चन प्रैक्टिस कर रहा था, जैसे एक क्वेश्चन आया था कि अलाउद्दीन खिलजी के जो मार्केट रिफॉर्म्स हैं, ये जो मार्केट रेगुलेशन करते थे, आप उसके बारे में 15 मार्कर लिखे। तो मैंने पहले तो वही जो नॉर्मल आप किताबें पढ़ते हैं मैंने वो लिख दिया, बट कंक्लूजन में नॉर्मली बच्चे क्या लिखते हैं कि सो दिस वाज वेरी हेल्पफुल इन कंसोलिडेटिंग हिज एम्पायर, इसकी वजह से उनका एम्पायर बहुत अच्छा चला और मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट कर पाया। बट मैंने सोचा यही लिखूंगा तो मैं टीचर में एनालिसिस और मैं सोचता हूँ ये कैसे दिखेगा, तो मैंने इसको रिलेट किया कंटेम्प्रेरी जो वर्ड्स है, मैंने कहा कि कैसे this Alauddin's market system is similar to the PDS, the public distribution system अभी का है, how prices are regulated, proper central market intelligence होता है कि देखा जाए corruption तो नहीं हो रहा है। और ऐसे करके मैंने बहुत जगह ट्राई किया। जैसे एक क्वेश्चन मुझे याद है, एक और क्वेश्चन था, ये भी मैं प्रैक्टिस का ही बता रहा हूँ। एक क्वेश्चन था आपका, हमने ब्लैक्स के बारे में, इब्राहिम लिंकन का क्वेश्चन था कि जो इमेंसिपेशन वाला पार्ट का क्वेश्चन था, इससे मैंने कंक्लूजन में करंट इवेंट्स यूज किए कि कैसे यूएस में ब्लैक लाइव्स मैटर चल रहा है और आपके चर्च पे अटैक्स हुए हैं, तो कैसे इब्राहिम लिंकन वुडंट हैव बीन प्लीज्ड कि उसका विजन यहाँ पे वो नहीं हो पाया, सो वी आल्सो नीड टू वर्क अ लॉट ऑफ दैट। सिमिलरली मैं कोशिश करता हूँ मैक्सिमम आंसर में से अच्छे कंक्लूजन बैठा पाऊँ। जैसे एंशिएंट भी हो गया, अगर आप हड़प्पन सिविलाइजेशन पढ़ रहे हो, उसका अगर कल्चर का क्वेश्चन पूछा है, मैं लास्ट में रिलेट कर देता था उसको विद द करंट कि आपने जो है वो हिस्ट्री में क्या है कि वो करंट चीज़ों को जोड़ना जो है वो बहुत ज़रूरी होता है। इतिहास को वो करंट के साथ उसको तादाद में बैठा के चलिए। जैसे कि उन्होंने कहा कि अलाउद्दीन खिलजी के जो मार्केट रिफॉर्म्स हैं, तो मॉडर्न एज में कैसे पीडीएस सिस्टम को कैसे किया, करप्शन को कैसे किया, या अब्राहम लिंकन की कोई बातें हैं तो अब देखिए जो अश्वेत के खिलाफ जो अमेरिका में किस तरीके से प्रदर्शन हो रहे हैं, ये सब चीज़ों को कंटेम्पोररी जोड़िए। कंटेम्पोररी जोड़ने से आपको तभी तो वहाँ से आपको लेसन मिलता है क्या प्रासंगिकता है इतिहास की आज के डेट में। जब इन चीज़ों को होगा तभी जाकर के आपको कोई गुड मार्क्स देगा, बात वो गुड मार्क्स तभी आपको देगा। तो ये कहीं किताब में लिखी हुई बातें नहीं है, किताब में लिखा हो कि कहीं आप करंट से जोड़िए, ये बात नहीं मिलेगा, ये बात कहीं नहीं मिलेगा। ये बात मिलेगा कि अपना विवेक का इन्होंने इस्तेमाल किया, और यही चीज़ मैं पहले से ही बताते आ रहा हूँ। हम लोगों ने भी पहले से इन बातों को जोड़ा है, और मैं लगातार जो कक्षाएं लेता रहा हूँ उसमें मैंने कहा है कि आप करंट अफेयर्स में जोड़ के देखिए। तो जब तक जो है वो, अब मान लीजिए आपने मॉडर्न इंडिया में पढ़ रहे हैं, लॉर्ड हेस्टिंग्स को कल हम लोग क्लास में चर्चा करते हैं। अब मान लीजिए सुगौली की संधि है, तो भारत नेपाल के बीच में जो आधुनिक जो रिलेशंस हैं, मॉडर्न जो टेंशन वाले हैं, उसमें भी वो काम आएगा वो कि अंग्रेजों ने किस तरीके से उस समय में किया, क्या ट्रीटी हुई, आधुनिक से उसको जोड़ दीजिए वो। यही बात तो आशीष जी बता रहे हैं इस चीज़ों पे। और अब और सुनिए इससे जो एक और बात बोलना चाहूँगी, हिस्ट्री मुझे लगता है सबको पढ़ना चाहिए ऐसा, क्योंकि अगर आप, इंडिया बहुत डाइवर्स कंट्री है, आप कहीं भी डिस्ट्रिक्ट में जाओगे आपका अलग अलग कल्चर मिलेगा, और आप हिस्ट्री पढ़ते हो तो एक ना अप्रिसिएशन आता है कि आदमी के लिए कल्चर क्यों ज़रूरी है, उसके लिए क्यों डिस्पाइट साइंटिफिक एडवांसमेंट और एजुकेशन, कल्चर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। और ये आपको रियलाइजेशन होगा तो आपको बेटर, यू बी मोर एम्पैथेटिक, और आपका आप बेटर कनेक्ट कर पाओगे जो आम जनता है आपके डिस्ट्रिक्ट में। मुझे लगता है कि उस मद्देनजर से बहुत ज़रूरी है कि आपको फील्ड में बहुत हेल्प करेगा। आपको अब जो गरीब है, जो किसान है, उनका आप हेल्प कर पाएंगे, बिकॉज यू अंडरस्टैंड कि उनके प्रॉब्लम्स कैसे आ रहे हैं। पुअर है तो आप पढ़ते हैं कि अच्छा ये ब्रिटिश ने काफ़ी कैसे जो लैंड रिफॉर्म, लैंड सेटलमेंट्स आए थे, कैसे उनको दिक्कत आया, तो इफ़ यू अंडरस्टैंड द प्रॉब्लम बेटर तभी आप उसको सॉल्व कर पाओगे। तो हिस्ट्री नॉट ओनली हेल्प्स इन प्रीलिम्स, मेंस, बट ऑल्सो इन इंटरव्यू एज वेल एज इन द एडमिनिस्ट्रेशन। और मैं आपको ऐसे का भी एग्जाम्पल देता हूँ, ऐसे में भी कुछ अगर यूनिक एग्जाम्पल नहीं मिल रहा है तो मैं हिस्ट्री के बारे में सोचता है, कुछ नहीं सोचा। आपको अशोका का एग्जाम्पल दे दो, इतना अच्छा एग्जाम्पल आता है, इतना विजनरी आदमी था। जैसे इंटरव्यू में मुझे पूछा था कि विच इज़ योर फेवरेट हिस्टोरिकल पर्सनैलिटी, मैंने बोला सर इट इज़ अशोका। तो सर ने पूछा क्यों, तो मैंने बोला कि सर उस टाइम पे भी जब कहा जाता था कि लड़ाई करके तभी पावर आता है, उसने उस टाइम भी अपना धम्मा दिखाया। उसको नॉट ओनली एक तो पीस लाया सोसाइटी में उसकी वजह से, बट उसने ये ऑल्सो यूज इट एज सॉफ्ट पावर कि बाकी फॉरेन पावर के साथ अच्छा रिलेशन किया। तो ये सब
इनोवेटिव एग्जाम्पल में ऐसे में भी यूज़ करके आता था। जैसे इस बार एक ऐसे आया था, मुझे याद है, करेज, एक करेज वाला आया था, करेज टू एक्सेप्ट एंड विलिंगनेस टू मूव ऑन इज द की टू सक्सेस, ऐसे कुछ आया था। उसमें मैंने काफ़ी हिस्ट्री एग्जाम्पल दिए, मैंने 3-3.5 पेज हिस्ट्री एग्जाम्पल, और मैंने काफ़ी गांधी जी से लेके, अशोक से लेके, बुद्ध से लेके, तो हिस्ट्री विल हेल्प यू लॉट। मैं आपको नॉट ओनली ऑप्शन में अच्छे नंबर आएंगे, तो बाकी में भी हेल्प करेगा। यार आप GS 2-3 भी देख लो, ठीक है, अगर आपका एक कोई भी आप टॉपिक उठा लो, फॉर एग्जाम्पल एग्रीकल्चर में, एग्रीकल्चर में आप हिस्टोरिकल फैक्टर्स भी आते हैं, बिल्कुल बिल्कुल, कि लैंड सेटलमेंट्स आए तो उससे प्रॉब्लम आती है, इट विल हेल्प यू इन एवरी पेपर। चाहे इकोनॉमी हो या कोई भी सोशल इश्यूज अगर आप लिख रहे हो, हर एक पेपर में मानता है जी। लोग, आप जो अगर कुल देखिए, केवल ऑप्शनल में तो ही है, लेकिन GS में जहाँ तक है, अगर 90-100 नंबर का तो सीधे डायरेक्ट क्वेश्चंस हैं, कल्चर को, वर्ल्ड हिस्ट्री को, मॉडर्न इंडिया को मिलाकर। लेकिन इसके अलावा पेपर 2 में भी हमारे कॉन्स्टिट्यूशनल डेवलपमेंट की कोई बात है, वहाँ भी आ जाएगी। कोई जो है वो सोशल इश्यूज में आ गया तो वहाँ भी आ गया, कोई इकोनॉमी पेपर में भी लैंड रेवोल्यूशन एलिमेंट से आ गया। ऐसे एथिक्स में भी एथिक्स में भी आपका जो है वो इसका वो हिस्ट्री का है बहुत बड़ा। और एस्से की जैसे इन्होंने बात बताई, एस्से में भी है, तो कहीं मुझे लगता है कि 300 नंबर का पूरे GS में 1000 में मुझे लगता है कि 100 नंबर हिस्ट्री का तो अपना छोड़ ही दीजिए शेयर जो है, इसके अलावा भी 200 नंबर में और भी ये हेल्प करता है, ओवरऑल 300 मार्क्स का। तो आम धारणा को बदलना होगा कि हिस्ट्री से जो है वो काफ़ी हमें हेल्प मिलता है। और एस्से में भी जैसा इन्होंने बताया कि एस्से में भी आपको हेल्प मिलेगा। कुल मिला करके आपको ऑप्शनल और GS ये मिला करके हिस्ट्री का काफ़ी योगदान है। और इंटरव्यू के बारे में आशीष जी बताइए कि बच्चे बड़ा वो ये रहते हैं, जब आते हैं मेरे पास तो कहते हैं कि इंटरव्यू के लिए क्या करना चाहिए। तो क्या इंटरव्यू के लिए हमें वो किसी भी स्टूडेंट्स को क्या प्री मेंस के तैयारी के साथ साथ क्या इंटरव्यू के पक्षों को भी ध्यान देना चाहिए या नहीं देना चाहिए? देखिए, पहले तो आप जो भी पढ़ रहे हैं या प्री मेंस, आपकी प्रॉपर कंसेप्चुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। अगर आप पढ़ रहे हो जुडिशरी में क्या प्रॉब्लम है, आपको प्रॉपर्ली पता होना चाहिए, पेंडेंसी है, आपका कन्विक्शन रेट्स लो हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं, ये सब तो आप अगर अच्छे से प्रीलिम्स मेंस पढ़ोगे बेस अच्छा हो जाएगा। बट आपका उसी के साथ आपको अपनी पर्सनैलिटी पे ही वर्क करना है कि क्या मैं किसी और से बात कर रहा हूँ, क्या मैं रूडली बात कर रहा हूँ, क्या मैं हंस के बात कर रहा हूँ। ये आपको शुरू से ही करना पड़ेगा, क्योंकि आप बाद में करोगे आपके अच्छे नंबर उतना जल्दी चेंज आएगा नहीं पर्सनैलिटी में, 3-4 महीने में। तो पहले से ही शुरू करना पड़ेगा, किससे आप अच्छे से बात करें, कहीं आप बहुत आपका अनबैलेंस्ड ओपिनियन तो नहीं है, आप किसी तरह बहुत ज़्यादा ट्रीट तो नहीं करते हैं, तो जो भी आपका ओपिनियन है उनको रीजनिंग है कि नहीं। मैं अगर बोल रहा हूँ कि जुडिशरी में प्रॉब्लम है, डू आई हैव द डेटा, डू आई हैव द रीजनिंग टू बैक इट अप, तो मेरा ये अप्रोच रहता था कि मैं होलिस्टिक अप्रोच लेके चलता था, प्री मेंस इंटरव्यू दोनों। बट ये कि आपको मेंस के बाद काफ़ी अप्रोच बदलना पड़ता है। पहले तो मैं 3 न्यूज़पेपर पढ़ता था, एक तो आपका एक्सप्रेस पढ़ता था और एक हिंदुस्तान टाइम्स पढ़ता था, क्योंकि मैंने सोचा कि जो बुजुर्ग और जो मेंबर्स जो इंटरव्यू ले रहे हैं वो तो हिंदू पढ़ेंगे नहीं, तो ये सब हिंदुस्तान टाइम्स, टाइम्स ऑफ इंडिया, तो एक वो पढ़ता था, वहाँ से डायरेक्ट क्वेश्चन भी आते हैं। और तीसरा मेरा इकोनॉमिक्स बैकग्राउंड था, तो ग्रेजुएशन से भी सवाल रहते हैं, मैंने मिंट भी पढ़ा। और बाकी जो आपका डैफ में जितना भी वर्ड है बहुत ध्यान से पढ़िएगा, मैंने कोई मिस्टेक नहीं करना है डैफ में। अगर डैफ में अगर कोई स्पेलिंग मिस्टेक आ गया, अगर सोचिए मैं दार्जिलिंग से हूँ, स्पेलिंग गलत लिखा है, इस पर पूछ सकते हैं और उन्हें लगेगा कि यार बहुत केयरलेस आदमी है, स्पेलिंग गलत कर रहा है, एडमिनिस्ट्रेशन में क्या करेगा। ऐसे उन्हें डैफ मतलब बहुत ध्यान से सीनियर से बात करके बहुत ध्यान से पढ़ना होता है। डैफ का जो हर वर्ड है, ठीक है, जैसे कि मेरे पिताजी ने टी गार्डन में ये भी डालना होता है कि टी गार्डन मैनेजर है, मैंने टी के बारे में बहुत डिटेल में पढ़ा था। मैं टी के बारे में कि प्रोसेसिंग आपका मैन्युफैक्चरिंग कैसे होता है, ग्रीन टी, वाइट टी, ब्लैक टी, ऑर्थोडॉक्स टी, इंडिया में टी इंडस्ट्री क्यों अच्छा नहीं कर रहा है, केन्या का टी इंडस्ट्री क्यों अच्छा कर रहा है, श्रीलंका का टी इंडस्ट्री क्यों अच्छा कर रहा है, उनका तक टी इंडस्ट्री में पढ़ा था, तभी आपके उसमें अच्छे नंबर आएंगे। फिर बाकी मेरा ग्रेजुएशन था इकोनॉमिक्स, तो आपके GS से ही हो जाता है ना, मुझे वही चीज़ें पूछते हैं, GS में चल रहा होता है। और जो कुछ जो मेजर थ्योरीज थे जो वो पढ़ लिया था मैं, और हिस्ट्री ऑप्शन भी जो ऊपर से देख लिया था, जो एनालिटिकल पार्ट से, हाँ भाई ये पूछे तो अगर ये पूछे कि जैसे मेरे से पूछा था यही क्वेश्चन कि व्हाट आर दी डिफरेंसेस एज वेल एज सिमिलैरिटीज बिटवीन द राइज ऑफ हिटलर एंड द राइज ऑफ चाइना। ये मैंने अच्छे से पढ़ा था, तो मैं आंसर कर पाया कि सर सिमिलैरिटीज ये थी कि दोनों अथॉरिटेरियन रेजिम्स थे और दोनों कोई और पार्टी को नहीं आने देते थे, सप्रेस करते थे, प्रेस को सप्रेस करते थे,
बट मैं डिफरेंसेस बोले सर, डिफरेंसेस थे कि पहले तो हिटलर वॉज ओपनली अग्रेसिव, बट चाइना है कि थोड़ा सटल वे में, डेट ट्रैप डिप्लोमेसी होता है, थोड़ा सटल वे में। और सेकेंडली मैंने ये भी बोला था कि कैसे कि आपका जो ग्लोबल गवर्नेंस इंस्टीट्यूशन है, UN वगैरह है, ये सब तो चाइना टेक्स एन एक्टिव पार्ट, और जबकि हिटलर ने लीग ऑफ नेशन सब छोड़ दिया था, ही वॉज वायलेटिंग इंटरनेशनल रूल्स वगैरह थे। और तीसरा मैंने बताया था कि जो आपके जो ग्लोबल सप्लाई चेन होती है, जैसे जो ट्रेड वगैरह है, इन्वेस्टमेंट्स, इसमें चाइना बहुत ज़्यादा इंटीग्रेटेड है, इसकी वजह से चाइना ओपनली अग्रेसिव नहीं हो सकता है। और हिटलर का ऐसा नहीं था, ही कुड डायरेक्टली डिक्लेयर हुआ। ये तभी हो पाया जब मैं प्रॉपर्ली हिस्ट्री का नोट्स भी रिवाइज किया, मैं एनालिटिकल वे में पढ़ता हूँ। यानी कहने का मतलब कि कंपैरिजन जो है वो करना, तुलनात्मक अध्ययन इसको होता है, कंपैरेटिव स्टडी जो है हिस्ट्री का एक जो है वो फंडामेंटल्स है। जी, तो इसमें इनका कहने का जो अर्थ है कि अब कोई बुक में आपको नहीं लिखा मिलेगा कि हिटलर की चीन से तुलना करिए, ये कहीं बुक में आपको नहीं मिलेगा, ये अपने विवेक बुद्धि का प्रयोग कि जब आप हिटलर को पढ़ रहे हैं तो चीन को ही आप संदर्भ में वो सोचिए, पहले की घटनाओं को और बाद की घटनाओं दोनों को यही कंपैरेटिव स्टडी कहा है। कोई बुक में ऐसा नहीं मिलेगा, जनरली नहीं मिलेगा, लेकिन वो क्या होगा कि ये अपना विजडम का इन्होंने प्रयोग किया कि हिटलर की तुलना वो चीन से कैसे डिक्टेटरशिप के ऑथोरिटेरियन रेजिम से इन्होंने कैसे किया। तो ये कंपैरेटिव जो एनालिसिस है हिस्ट्री में जो है वो काफ़ी करना। अगर आप फ्रांस की क्रांति पढ़ रहे हैं तो आपको अमेरिकन क्रांति का ही पता होना चाहिए, साइमल्टेनियसली आपको रशियन क्रांति के बारे में पता होना चाहिए, चीन की क्रांति में जहाँ वो तुलनात्मक अगर पॉइंट बनता हो वहाँ पे वो पॉइंट आप दिखाएं। तो ये आशीष जी ने इसका बड़ा अच्छा यूज़ किया और इसलिए जो है वो नंबर इन्होंने पाया। और देखिए वो इकोनॉमिक्स का जो है वो कहीं भी इकोनॉमिक्स का छात्र रहते हुए और फिर हिस्ट्री में जो है इन सब चीज़ों का प्रयोग करना ये इनके लिए जो है वो बेहद लाभकारी रहा है। तो इसमें जो है वो और एक चीज़ों पे और ये बताइए कि जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए जो है वो उसमें उनकी जो है वो किस तरीके से करंट अफेयर्स की कितनी बड़ी भूमिका है पूरे ओवरऑल प्रिपरेशन में करंट अफेयर्स को लेकर के कितना ये है, उस पर भी आप संदेश जितना मैं मानता हूँ कि स्टैटिक तो सबसे इम्पोर्टेंट है। जितना भी आप GS 1, 2, 3, 4 देखिए, मैंने हर टॉपिक वाइज प्रॉपर्ली इंटरनेट से रिसर्च करके एकदम कंसाइज सबके नोट्स बनाए थे। और अगर आप GS 1, 2, 3, 4 के पेपर्स देखें, ठीक है, तो बच्चे बोलते हैं करंट अफेयर से क्वेश्चन आया। इस बार क्वेश्चन आया था फूड प्रोसेसिंग, वो पूरा स्टैटिक से आंसर होगा। करंट अफेयर से क्या लिखे कि जो आप जो स्टैटिक और करंट है मैं दोनों को मिला के आंसर में लिखा, और जो आपके एग्जाम्पल्स है वो करंट वाले हैं। अगर आप एक क्वेश्चन लीजिए कि व्हाट आर दी प्रॉब्लम्स इन फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री, वही जो 5 साल से चले आ रहा प्रॉब्लम अभी भी वही है, बट जो आप लेटेस्ट डेटा है, कौन सा कमेटी बैठी है, ये सब आपको करंट अफेयर्स। इसके लिए आप न्यूज़पेपर एक पढ़िएगा बहुत ध्यान से। न्यूज़पेपर इसलिए मैं बोलूँगा पढ़ने की, आपको भले डायरेक्ट काम ना है, प्री में बच्चे को लगता है इतना लंबा पढ़ो, बट आपका क्या होगा ना, आपको बहुत ही डाइवर्स ओपिनियन हो जाएगा। इंटरव्यू में यू विल डेफिनेटली गेट एन एज, और अदर्स जिन्होंने छोड़ दिया न्यूज़पेपर 5-6 महीने से, उनको वहाँ बहुत जाकर दिक्कत आती है। तो मैंने न्यूज़पेपर प्रीलिम्स के एक दिन पहले तक पढ़ा है, मेंस के एक दिन पहले तक भी 45-50 मिनट लेके न्यूज़पेपर तब भी पढ़ा है, और एग्जाम्पल्स भी यूज़ करके आया। मैं उससे क्या होता है आपका फ्रेश एग्जाम्पल आता है, नहीं तो वही जो मार्केट में मटीरियल मिलता है सब पढ़ के रट्टा मार के जाके वही लिख रहे, थोड़ा यूनिक करने के लिए आई यूज्ड टू रीड द न्यूज़पेपर। इंटरव्यू में दैट विल हेल्प यू अ लॉट। मतलब कि आशीष जी का ये कहना है कि मेरा भी ऐसा मानना है कि कोई भी चीज़ को मौलिक चीज़ों को पढ़िएगा। मेरा ये मानना है कि मैगी बॉय मत बनिएगा, मैगी गाइस मत बनिए कि भाई वो रेडीमेड। आजकल के बच्चों में क्या हो गया कि स्टूडेंट्स की बाजार में गए और रेडीमेड आइटम खरीद लिए, तो रेडीमेड का चीज़ों का वो रेडीमेड कीजिए। तो ये क्या है कि देखिए इन्होंने क्या कहा कि प्री के पहले तक इन्होंने न्यूज़पेपर से पढ़ा, मेंस के पहले तक न्यूज़पेपर से पढ़ा, तो मौलिक चीज़ों पे आप पढ़िए, उससे आपका थिंकिंग वाइड होगा, ब्रॉडन होगा। और दूसरी चीज़ों को मैं ये कहना चाहता हूँ कि जो आंसर राइटिंग का क्या रोल है, कि जो कई बच्चे लिखने में बड़ी कतराते हैं, उन्हें बहुत आलस लगता है कि भाई, लेकिन मेंस में तो पूरा का पूरा जो है वो आंसर राइटिंग बहुत मैटर करता है। तो आपने कितना प्रैक्टिस किया आंसर राइटिंग पे, उस पर कुछ संदेश दीजिएगा कि क्या स्ट्रेटजी आपकी है। आंसर राइटिंग देखिए सबसे ज़रूरी है। अगर आपको मार्क्स ले आने हैं GS में भी ऑप्शन में सबसे ज़रूरी है। आप कितना भी
पढ़ लो, आप उसको सही से 250 वर्ड में नहीं लिख पा रहे हो तो उनमें कोई फ़ायदा नहीं, आप फिर से यू विल गिव द अटेम्प्ट अगेन। तो आंसर राइटिंग में बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं थी, और मैं फोकस करता था, मैं मेंटल आंसर राइटिंग करता था। मैं क्या करता था, जितने भी सिलेबस में टॉपिक्स होते थे, फॉर एग्जांपल अगर आप ले लीजिए, अगर कोई इकोनॉमी का क्वेश्चन है, तो मैं क्या किया था, इकोनॉमी में सोचा था क्या क्या डायमेंशन लिख सकता हूँ मैं। कि फॉर एग्जांपल एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर के अंदर की डायमेंशन सोचता था मैं, कि इनपुट्स हो गया, आउटपुट्स हो गया, मार्केटिंग हो गया, फेमिनाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर हो गया, आपके स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स हो गए, एग्रीकल्चर लेबर हो गए। तो मैन्युफैक्चरिंग में क्या क्या डायमेंशन सोच सकता हूँ मैं, इनफॉर्मल सेक्टर हो गया, MSMEs हो गए हैं, जो बड़े मैन्युफैक्चरिंग हाउसेज हो गए हैं, और सर्विस सेक्टर में क्या सोच सकता हूँ मैं, ट्रेड हो गया, इन्वेस्टमेंट्स आ गए हैं, ठीक है, और गवर्नमेंट सेक्टर में क्या सोच सकता हूँ, फिजिकल पॉलिसी हो गया, मॉनेटरी पॉलिसी। ऐसे में सोच के रखता था, अगर इकोनॉमिक क्वेश्चन है तो इन डायमेंशन में सोचूंगा, मेरा क्या फोकस रहता है, कितना मल्टी डायमेंशनल मैं आंसर को बता सकूँ। मैंने बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस नहीं किया था, क्योंकि मुझे कमांड था कि मेरा फ्रेमवर्क अच्छा है, मैं छोटे में लिख के आ जाऊँ। और मैं एस्पिरेंट्स को रिकमेंड करूँ कि आप ज़्यादा नहीं, एक आंसर लिखिए बस, आप बस एक ही लिखिए, कोई भी और मैं रिकमेंड करूँगा प्रीवियस ईयर लिखिए, ना कि कोई कोचिंग वगैरह मैं सजेस्ट नहीं करूँगा। आप पहले प्रीवियस ईयर से शुरू कीजिए। अगर प्रीवियस ईयर का सोचिए, GS1 का उठा लीजिए, आपको ये भी पता लगेगा कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, और आप उसको लिखिए, पहले एक ही क्वेश्चन लिखिए। आप आराम से, शुरू में ज़्यादा टाइम लेगा, 15 मिनट लेंगे, 20 मिनट लेंगे। पहले तो आप किसी और को दिखाइए, कोई दोस्त वगैरह को दिखाइए, और आप उसको शाम में आप खुद उस आप आंसर को देखिए कि आपको क्या लग रहा है ना, आपने कैसा लिखा है। और जो टॉपर के वेरियस शीट्स वगैरह अपलोडेड हैं, आप उसको भी कंपेयर कीजिए। आंसर राइटिंग बहुत ज़रूरी है। GS, और हर GS का अलग अप्रोच रहता है। 1 का अलग अप्रोच रहेगा, 2 का अलग अप्रोच रहेगा, 3 का, 4 का, सबका ऑप्शन का अलग अप्रोच रहेगा। ये आपको लिखते लिखते, प्रैक्टिस करते करते, ऑप्शनल के जो टॉपर के कॉपीज़ हैं, वो आप देखिए कि क्या लिख रहा है, क्यों लिख रहा है, कौन से डायमेंशन में लिख रहा है, कुछ इनोवेटिव कर रहा है कि नहीं आंसर में। तो आप उन्हें ऐसा होना चाहिए कि अगर आप आज आप एक आंसर लिख रहे हैं, और जो कल आप आंसर लिख रहे हैं, उसमें इंप्रूवमेंट आना चाहिए। मैं आपको पता होना चाहिए मैंने आज के मिस्टेक्स किए, नहीं तो आप रोज़ 10 भी प्रैक्टिस कर लो, अगर आप एनालाइज नहीं कर रहे हो कि मैंने क्या गलतियाँ की, मैंने आप प्रैक्टिस ही करते रह जाओगे। फिर अगर आप एक भी लिख रहे हो काफ़ी है, बट आपको पता होना चाहिए इसमें क्या सही किया और क्या गलत किया, और अगले दिन वो नहीं होना चाहिए। मेरा इसी फोकस था कि मेरा एवरी क्वेश्चन शुड बी बेटर दैन द लास्ट क्वेश्चन। आई लर्न फ्रॉम ऑल माई मिस्टेक्स। सबसे आपको फोकस आंसर राइटिंग में एनालिसिस करना चाहिए, ना कि बस लिखते रहो। तो इस तरीके से हम लोग की कई राउंड की चर्चाएँ होंगी आशीष जी के साथ, कि और हम लोग कई इसको वीडियो की कई श्रृंखलाएँ आपके सामने आएंगी, जिसमें वो आंसर राइटिंग की टेक्निक क्या हो, पेपर वाइज फर्स्ट पेपर में किस तरीके की स्ट्रेटजी हो, सेकंड पेपर में हो, थर्ड पेपर में हो, फोर्थ पेपर में हो। तो एक जो है वो इस पे हम लोग के अलग अलग लेक्चर्स हम लोग वो जारी करेंगे कंटिन्यूअस मोड में। जब तक ये ट्रेनिंग में नहीं जाते हैं, तब तक वो स्टूडेंट्स को काफ़ी इससे हेल्प मिलेगा। और विशेषकर इतिहास ऑप्शनल, हिस्ट्री ऑप्शनल में जो स्टूडेंट्स की जो एक कॉन्सेप्शंस मिसकॉन्सेप्शंस जो हैं, नंबर नहीं आते हैं, तो इसको भी कई लेक्चर्स में हम लोग वो इसको भी कंसेप्शंस को हम लोग दूर करेंगे कि नहीं, हिस्ट्री एक बहुत पॉपुलर है, लिखने की क्यों कोई सेटर क्यों नंबर आपको देगा, जो जांच करने वाला है किस आधार पे नंबर, आप क्या लिख रहे हैं, तो आपने क्या इनोवेशन किया उसमें, तो बुक से हट करके उसमें और भी क्या आपने मिलाया, क्या चीज़ों को एडिशन आपने किया जाए, स्टैंडर्ड बुक पढ़ा कि नहीं। ये तो नोट्स का आजकल परंपरा हो गया है कि बच्चे वो नोट्स गए मार्केट से रेडीमेड नोट्स खरीद गए, उससे क्या थॉट्स डेवलप, सही बात, मुझे नहीं लगता कि उससे थॉट्स डेवलप होगा। टीचिंग की परंपरा में नहीं अंतर आना, ये बहुत बड़ी चीज़ है। तो हिस्ट्री को बहुत नीचे जो ले जाने का श्रेय बहुत कुछ जो है वो बाजार ने भी कर दिया है, कि बाजार ने वो क्या किया है कि रेडीमेड आइटम कर दिया है, कि रेडीमेड ये आइटम है, ये नोट्स, तो उसके सीमाओं को उन्होंने दिमाग की सीमाओं को बांध दिया। जबकि जो है वो अब ये IAS कैसे बने थे, तो ये बने कि भाई उन्होंने थॉट्स जो है वो ओरिजिनल बुक्स को पढ़ा, टेक्स्ट बुक कोई सजेस्ट नहीं करता है कोई। मैं तो इतने दिन से हम 2006 से मैं हूँ, 14-15 साल मुझे हो गए, मैं टेक्स्ट बुक का नाम लेता हूँ किसी भी स्टूडेंट को, लेकिन बाकी बहुत फैकल्टीज़ हैं जो कि वो बिल्कुल नाम ही नहीं लेती हैं। और हिंदी माध्यम में ऐसा बहुत, देखिए हिंदी माध्यम में कितना रियल पुअर, तो सभी क्या होता है, मैं किसी का नाम विशेष नहीं लूँगा, लेकिन ओवरऑल क्या है, कहते हैं कि भाई मेरा नोट्स पढ़ो, मेरा नोट्स पढ़ो। नोट्स में मना नहीं करता हूँ, नोट्स आप रखिए साथ, लेकिन स्टैंडर्ड बुक पढ़िए। जी वो तो मैं कभी विपिन चंद्रा नहीं बन सकता हूँ,
मैं कभी सतीश चंद्रा नहीं बन सकता हूँ, जी। हम नहीं बन सकते हैं। जिन्होंने 50 साल रिसर्च किया है, मैं कैसे बनूंगी? तो ये क्या होता है कि उसको पढ़िए, नोट्स भी रख लीजिए, नोट्स मना नहीं करता हूँ मैं, और दोनों को रख करके आप अपनी स्ट्रेटजी फिर इस पर बनाइए कि क्या बेहतर है। नोट से तो सीमित हो जाइए। कोई भी, अब सतीश चंद्रा ने कोई नए विचार दिए मार्केट रिफॉर्म्स पे अलाउद्दीन का, तो क्या उन्होंने कहा क्या नहीं कहा, वो तह में तो जाएंगे। उन्होंने एनालिसिस किया है उसको, नोट्स में तो कट पेस्ट होगा, वो बातें नहीं आ पाएंगी जो है। तो इन सब चीज़ों पे लगातार हम लोग की चर्चा के माध्यम से जीएस के विषय में, एसए के विषय में और इतिहास के विषय में हम लोग जो है वो कई लेक्चर्स में जो है वो हम लोग इन चीज़ों को आपके सामने पेश करते रहेंगे। ज़रूरत है कि आप लोग जो है वो सक्सेस आईएएस के चैनल पे भी बने रहिए, और जो है वो आशीष जी का स्ट्रेटजी पे डिस्कशन, मेरा भी सुझाव, दोनों का संयोग जो है, इसीलिए मैंने आपको टॉपर्स को इस चैनल पे मैं लाया हूँ कि भाई इतिहास के प्रति, जीएस के प्रति कुछ नया संदेश जाए। बहुत मार्केट में कन्फ्यूजन है, बच्चे अपनी, मैं देखता हूँ कि बच्चे अपनी लाइफ मैंने ख़राब कर देते हैं। वो उभर करके आते हैं 4-4 साल, 5-5 साल। आप तो आशीष जी लकी रहे कि आप जो है वो आपने मेहनत करा, सही गाइडेंस आपको मिल गया। आशीष जी की भूमिका रही कि आशीष जी को इनको गाइडेंस अच्छा मिल गया, और इन्होंने अपनी विवेक बुद्धि का प्रयोग किया। मैं जिस पे गौर कर रहा हूँ सुनिएगा, अपने विजडम का जब तक प्रयोग नहीं किया कीजिएगा तब तक कुछ नहीं होने वाला। बाजार की दिशा में जाइएगा तो कुछ नहीं होगा। तो अपने विजडम का प्रयोग कीजिएगा, और टॉपर से ही जानिए कि भाई सफलता की स्ट्रेटजी क्या हो। तो इनको, आशीष जी को जो है वो एक प्रॉपर गाइडेंस मिला सभी लोगों का, तो हम लोगों का भी गाइडेंस मिला, और अब ये आगे आने वाली पीढ़ी को बताना चाहेंगे खास करके कि युवा अपना समय न बर्बाद करें। मैं देख कर कभी क्या लगता है, हिंदी माध्यम से चाहे इंग्लिश मीडियम से भी अच्छे बच्चे 4-4 साल समय बर्बाद करते हैं मुखर्जी नगर में और जगहों में। तो आपको फिक्स प्लान बना करके आइए कि हमको 2 साल देना है, 3 साल देना है। दे करके अगर होता है तो करिए, नहीं तो छोड़ दीजिए, दूसरे फील्ड में चले जाइए। फिर पता चलता है कि वो आलसी बन गए, कुछ काम नहीं कर पा रहे हैं, तो बाद में मैं देखता हूँ कि डिप्रेशन होकर के मेरे पास आते हैं कि सर अब क्या किया जाए। तो ये स्थिति न आए, ये मेरा टारगेट है कि फिक्स समय में 2 साल 3 साल जो भी आप टारगेट बना लीजिए। कई बार जरूरी नहीं होता है कि फर्स्ट चांस में हो ही जाए, तो 1 चांस 2 चांस हम 3 चांस तक देखेंगे। ये नहीं कि हम 6 साल 7 साल 8 साल बैठे रहते हैं, फिर आप डीमोटिवेशन हो जाते हैं, और उससे ये मेरा संदेश है, ये मेरा संदेश है कि ये काम आप मत करिए। युवा शक्ति को, अपने समय को, और संसाधन भी बड़ी महत्वपूर्ण है। आपके पेरेंट्स जो है बड़ा दिल लगा करके आप पे खर्च करते हैं, मुखर्जी नगर बहुत बड़े जगहों पे आपको भेज रहे हैं, तो उनके संसाधन को भी बचत करिए, अपनी एनर्जी को देश से किसी और हिस्से में लगाइए। इनका भी क्या उद्देश्य है कि प्रशासन में जाकर के देश सेवा दे। करियर तो यही है ही है कि करियर के लिए उपार्जन करना, जीविकोपार्जन जरूरी है, ये महत्वपूर्ण चीज़ है, लेकिन इसके साथ जो है वो देश का संसाधन, अपने समय का संसाधन का बचत करें, ये मेरा संदेश है। और ज़्यादा से ज़्यादा इस चैनल पे आकर के इन चीज़ों से आप अवगत होइए, यही मेरा संदेश है। ठीक है, इसी के साथ हम लोग फिर अगले लेक्चर में हम लोग फिर आते हैं।